आज जो आप लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो बच्चों क्या क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी क्या, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कहता है कि दो चर वाले, क्या कहता है, दो चर वाले रैखिक। अब देखिए दो चर, देखिए बहुपद में आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, चर के आधार पर एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद पर है ना। और देखिए तो दो चर वाले बहुपद, दो चर राशि उपस्थित होगा। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या, आप ये देखिए रैखिक, देखिए एक तो सबसे पहले ये जो दो चर है, हाँ वो चर के आधार पर है, चर के आधार पर है। और यहां पर जो रैखिक है बच्चों वो क्या, घात के आधार पर है कि नहीं है, क्योंकि घात में पढ़े हैं रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय पढ़े है ना। और पद चर वाला में क्या पढ़े, एक चर वाला, दो चर वाला। तो यहाँ पर दो चर रहेगा, लेकिन दोनों चर पर क्या रहेगा, अधिकतम घात कितनी रहेगी, एक। और युग्म का मतलब क्या, जोड़ा, युग्म का मतलब क्या, यानी उस प्रकार का दो समीकरण होगा, उस प्रकार का कितना समीकरण होगा, दो, कितना। तो ये आपके चैप्टर का बहुत ही मतलब क्या कि आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से समझिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो है क्या, ग्राफ। कम से कम ग्राफ तो फिक्स रहता है, कितना नंबर में, 5 नंबर में। और इसी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। और वहां पर भी यही, इसी का ग्राफ दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही आपसे क्या पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान कर लीजिए कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना है, काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे तो आप लोग ग्राफ क्लास 8 क्लास 9 से आप लोग को पढ़ाते आए हैं, ठीक है ना। तो अब समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब परिभाषा। आप लोग अब यदि ये शब्द समझ गए तो फिर हमको परिभाषा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कहता कि दो चर, कहता कि वैसा समीकरण युग्म यानी क्या, जोड़ा, जिसमें दो चर राशि उपस्थित हो और दोनों चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो। अभी तो वही ना बोले कि दो चर राशि तो उपस्थित, यानी चर भी उपस्थित हो और घात भी कितना, क्योंकि रैखिक का मतलब ये होता है क्या, घात एक। ये आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहता कि अधिकतम घात एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब कहता कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र समझिएगा। आपको कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या सामान्य सूत्र या व्यापक सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस क्या b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए जहां क्या लिखेंगे, जहां पर जहां a1 a2 a1 a2 b1 b2 क्या c1 एवं c2 क्या है, c2 क्या है आपका वास्तविक संख्या है। मतलब क्या कि ये आपका चर में गिनती नहीं आएगा, चर में गिनती केवल क्या आएगा x, और चर में गिनती केवल आएगा क्या, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है ना, ये क्या है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का कहने का मतलब क्या कि इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, चर को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, क्योंकि चर वास्तविक में नहीं आता, यहाँ पर परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन केवल और केवल वेरिएबल इसमें जो चर राशि है वो क्या है x और y, ठीक है। अब इस x और y पर अधिकतम घात देखिए तो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कितना, कुछ भी नहीं लिखा, कितना, परिभाषा तो वही नहीं कर रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें दो चर राशि हो, दो चर राशि है ना, ये c1 भी नहीं है चर राशि, केवल है x और दो चर राशि है। और दो चर राशि पर अधिकतम मतलब चर राशि पर अधिकतम घात कितना है एक। वैसन कई गो समीकरण है, यानी समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब बच्चों एक चीज बताइए, यहाँ पर 1
1 1 2 2 2 लगा, इसका मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पहला समीकरण को रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है। ये जो 2 लगा है इसका मतलब क्या कि ये दूसरा समीकरण है। क्या है? दूसरा समीकरण को इंगित करता, रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ देगा कि बच्चों बताइए कि यहाँ पर A1 का मतलब क्या है? हाँ, तो A1 का मतलब हम बोलेंगे कि देखिए A1 क्या है? इस x राशि का क्या है? ये गुणांक है। क्या है? गुणांक है, जो 1 दर्शाता है कि ये पहला समीकरण का x का गुणांक है। पहला समीकरण, क्योंकि 1 1 लगा है ना सब में, तो ये पहला समीकरण को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है। इसमें सब जगह क्या लगा है? 2 2, यानी क्या? ये दूसरा समीकरण को इंगित करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे बच्चों रहेगा क्या, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 9/2y प्लस कितना 6 बराबर 0। तो देखिए तो है कि नहीं है? इसमें कै गो चर राशि है बच्चों? x और दोनों पर घात कितना है? एक ही एक है ना, तो एक लिखा जाता है कभी भी? घात नहीं लिखा जाता है। अब आपको क्या बोले कि इसके साथ जो ये जो वैल्यू है ये क्या हुआ? A1 हुआ, यानी क्या? इस x का ये क्या है? गुणांक है। x का क्या है? गुणांक। आप लोग गुणांक पढ़ चुके हैं ना कि जो चर राशि के साथ अन्य अचर राशि, जिस चर राशि का हमको गुणांक ज्ञात करना रहता उसको छांट लीजिए, बाद बाकी उसके साथ जो भी है बचा हुआ है वो उसका गुणांक होता है। किसके साथ? चिन्ह के साथ। ये आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी x का जो गुणांक है वो क्या है? यहाँ पर 3, यानी क्या कि A1 के जगह पर अब क्या पुट कर दिया? 3 पुट कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो इसलिए न बोले कि x ये क्या है? x और y के साथ जो या अचर राशि ये सब जितना भी है ये सारा का सारा कैसा राशि है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या? चर नहीं। वास्तविक का मतलब क्या होता है? अचर। वास्तविक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक में दे दे, दशमलव में दे दे, आपको दे देगा जैसे 0.3x माइनस 4/5y हाँ बराबर क्या? 0, 4x माइनस 0.9y बराबर 5। ये भी आपका क्या है? रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि दो चर राशि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब क्या? जोड़ा। तो दो है ना, है कि नहीं है? दो। और दोनों में क्या? चर राशि x है। x है कि नहीं है? गुणांक कुछ भी हो उससे लेना देना हमको नहीं है। यहाँ ये क्लियर हो गया? इसमें कहीं डाउट है? इसमें कहीं डाउट नहीं ना है? अभी पूछ लो। यदि इसमें आप लोग को कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं समझिएगा तब तक आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधा बात समझिए। चले आगे, चलिए आगे कहता है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या? ग्राफीय विधि द्वारा क्या? निरूपण या हल। ठीक है ना? अब यहां से समझिएगा कि क्या कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या सामान्य सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट लिखे ना कि A1 क्या? A1x प्लस B1y प्लस क्या? C1 इक्वल टू क्या? 0। A2x प्लस क्या? B2y प्लस क्या? C2 इक्वल टू क्या? अब यहां से ग्राफीय निरूपण का मतलब समझिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी से हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों जो आपके पास जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। केवल जांच करके बनाएंगे तो बाद में सीखेंगे बनाना, पहले तो जांचना सीखेंगे ना कि ये किस प्रकार का क्या ग्राफ बनता है। तो यहां से बच्चों 3 गो आपको क्या होगा? स्थिति उत्पन्न होती है। कितनी स्थिति? 3। कौन कौन स्थिति उत्पन्न होता है? तो पहले उसका यहां पर समझेंगे। तो कहता कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या? ग्राफीय विधि द्वारा क्या कहता है? या तो हल कीजिए या उसका निरूपण कीजिए। तो आपके पास ये दो चर है, यानी पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इनसे जो ग्राफीय निरूपण होगा वो ग्राफीय निरूपण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होगा आपका क्या? प्रतिच्छेदी। प्रति क्या कहलाएगा? छेदी। दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा? समांतर। क्या होगा आपका?
समांतर। और तीसरा जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? संपाती होता है। क्या होता है? संपाती। तो पहला कंडीशन प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्या करेगा? ग्राफ। क्योंकि दो समीकरण हमारे पास दिया है ना, कितना समीकरण दिया है? और दोनों का क्या दिया है? अधिकतम घात कितनी? एक। रैखिक का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? सीधा, पूरा सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। यानी तो प्रतिच्छेदी नाम है, प्रतिच्छेदी मतलब क्या? एक दूसरे को न किसी बिंदु पर क्या करेगा? काटेगा। तो ये मान के चले ए और इधर बी, इधर सी और इधर क्या? डी। समांतर के लिए देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी ए और बी, सी और डी। असंपाती के लिए मतलब क्या है कि एक ही सरल रेखा पर, यानी क्या कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो एक ही सरल रेखा पर ए बी सी और क्या? डी। लेकिन ये तो आप केवल नाम से न मान के चले इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन जांचिएगा कैसे? तो आपको यहां पर जो समीकरण दिया है, क्या रैखिक समीकरण जो आपके पास दिया रहेगा, तो हमारे यहाँ पर व्यापक रूप लिए हुए हैं। क्या लिए हैं यहाँ पर? व्यापक रूप। तो इस व्यापक रूप से हमको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन को लागू करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी बनेगा, किस कंडीशन में समांतर बनेगा और किस कंडीशन में क्या बनेगा? संपाती बनेगा। तो देखिए पहला जो प्रतिच्छेदी के लिए जो आपका कंडीशन है बच्चों, वो बनेगा क्या कि a1 बटा कितना? a2 नॉट इक्वल टू क्या? b1 बटा क्या? b2। मतलब क्या कि यहां पर जो x का, क्योंकि a1 और a2 क्या है आपका? x का अनुपात है, सॉरी x का गुणांक है, x का ही गुणांक है ना, x के साथ ही ना a1 है, यहां भी x के साथ ही ना a2 है। तो इन दोनों का जो अनुपात b1 और b2, b1 b2 किसका है गुणांक? y का। तो इन दोनों का अनुपात यदि बराबर नहीं होगा, इसका भी अनुपात निकाले, यानी x का अनुपात और y वाले का अनुपात यदि दोनों में बराबर नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा समांतर के लिए क्या कि a1 बटा a2 बराबर क्या? b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू क्या? c1 बटा c2। मतलब क्या? x वाला का अनुपात और y वाला का अनुपात तो बराबर हो जाए, लेकिन अचर का अनुपात बराबर नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? आपका समांतर होगा। तीसरा क्या है आपका? संपाती। तो इस कंडीशन में a1 बटा क्या? a2 बराबर b1 बटा क्या? b2 बराबर क्या? c1 बटा क्या? c2। यानी तीनों का रेशियो, यानी तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या कहलाएगा? संपाती कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर इस प्रतिच्छेदी को बच्चों और समांतर को और भी नाम से जाना जाता है। तो जैसे इसको नाम से जाना जाता है, इसको लिखा है कहीं कहीं प्रतिच्छेदी ना लिख करके लिखा रहेगा क्या? उभयनिष्ठ हल। क्या होगा? उभयनिष्ठ हल, या इसको संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं। इसको कहा जाता है क्या? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या, या इसको क्या कहा जाता है? असंगत भी कहा जाता है। या इसमें क्या, इसको संपाती में क्या? अनेक हल। तो कंडीशन लिखा रहेगा कि कहीं अनेक हल, तो समझ जाएगा क्या कि अनेक हल के लिए कौन सा हमको लागू करना है? संपाती वाला। कौन सा? संपाती वाला। लिखा रहेगा कोई हल नहीं, तो कौन सा? इस पर क्वेश्चन है बच्चों, पहले बता दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अनेक हल, अनेक हल का मतलब क्या? अनेक हल होगा इसमें, ठीक है ना। अब इसको भी संगत कहा जाता है, इसको भी संगत, अनेक हल को भी संगत कहा जाता है, और प्रतिच्छेदी को भी क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। प्रतिच्छेदी हो गया, उभयनिष्ठ हल हो गया, संगत हो गया, और क्या है? कहीं कहीं पर लिखा था क्या? केवल, केवल एक हल, केवल एक हल, या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसी को क्या कहा जाता है? अविरोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविरोधी। देखिए प्रतिच्छेदी को कितने नामों से जाना जाता है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदी को ही उभयनिष्ठ हल कहा जाता है, या संगत कहा जाता है, केवल एक हल कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है, या अविरोधी कहा
जाता है। अब देखिए समांतर को क्या क्या बोले कि कोई हल नहीं, असंगत, हाँ, या इसको क्या कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है। यानी क्या, इसको भी कई नाम से, 1 2 3 1, इसको कई नाम से 1 2 3 4 1 5 नाम से। फिर है आपका क्या, संपाती। इस संपाती को तो अनेक हल कहा ही जाता है, फिर क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है, और उसके बाद क्या, आश्रित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको भी कई गो नाम से, 1 2 3 1। तो कहीं कहीं पर आपको इस प्रकार से भी क्या दिया रहेगा, जिसमें आपको ये क्या करना है, समझ करके क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अब ये तो आप निकाल लिए ना, अब इसका काम कहाँ है, तो अब जब काम है तो वो समझिएगा कहां पर काम है आपको। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन एक दे दिया क्या कि 5x माइनस 4y प्लस कितना 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे दिया क्या, 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर क्या 0। दे दिया दो समीकरण, समझ आए इधर। ये आपके पास क्या है, दिया गया है, दे दिया ना। अब कहा क्या कि जांच करके इसको बताइए कि ये संपाती बनेगा कि संगत बनेगा, हाँ, कि असंगत बनेगा, या प्रतिच्छेदी बनेगा, समांतर बनेगा, या संपाती बनेगा। बोलिए, हमको कुछ नहीं करना है, ये हमको यहां से, ये मेरा समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से था, a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू 0। यानी x के साथ, ये पहला समीकरण है, तो x के साथ जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, a1। तो यहां पर ये पहला समीकरण x के साथ क्या है, यानी a1 यहां से मेरा कितना 5। समझ रहे ना, क्लियर है ना, कहीं पर डॉट नहीं ना है, समझ रहे ना। देखो तुलना करो कि x के साथ आपको जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका, तो यहां पर हम देख रहे हैं ना कि x के साथ यहां पर वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण से x का कितना a2, तो दूसरा समीकरण 2 है, तो दूसरा समीकरण में देखेंगे x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कहते हैं, x के साथ गुणांक कितना है 3, यानी a2 का वैल्यू कितना 3। फिर आपके पास b1 लिखिए और b2, है ना। तो b1 और b1 जो है वो किसका गुणांक होता है, y का, और b2 किसका, दूसरे समीकरण का y का। तो यहां पर कितना है -4 लेना, कभी भी प्लस मत ले लेना, जो चिन्ह रहेगा वैसा ही चिन्ह के साथ लेना है। ये हो गया। b2 कितना फिर -4। चलिए c1 और c2, तो c1 तो आपका क्या होता है अचर, तो अचर यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जांचना है, तो आप जांचेगा कैसे, पहले लिख लीजिएगा इसे a1 बटा a2 बराबर, सब में बराबर करके देख दीजिएगा, बराबर क्या c1 बटा, ऐसे करना ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यू आया a1 कितना बच्चों 5 बटा a2 कितना 3 बराबर कितना -4 बटा कितना -4 बराबर कितना 8 बटा 9, माइनस से माइनस कट गया 4 एकान 4, 5 बटा कितना 3 बराबर 1 बराबर कितना 8 बटा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहला कंडीशन पकड़ा गया ना। पहला कंडीशन क्या पकड़ाया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा कितना, ये इसका ग्राफ जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा बच्चों, प्रतिच्छेदी। कोई दिक्कत है कहीं दिक्कत, बुक खोलिए आप लोग, एनसीईआरटी वाला बुक खोलिए, बुक दीजिए। चलिए पेज नंबर 55 खोलिए, पेज नंबर 55 खोलिए।
पेज नंबर 55 खोले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कहता है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तीन कंडीशन है और तीन कंडीशन आप लोग को पढ़ाया गया है। आपके पास समीकरण दे दिया कितना, 5x माइनस 4y प्लस कितना 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बाय क्या 0। आपके पास यही समीकरण पहला क्वेश्चन दिया है। अब आपको क्या कहता है कि इसका जांच करने के लिए कि इसका जो ग्राफ बनेगा या प्रतिच्छेदी बनेगा या समांतर बनेगा या समपाती, तीनों में से कोई ना कोई बनेगा ना, तो जांचिए। तो हम लिखेंगे A1, जिनको हम खड़ा करके बोलेंगे वही बोलिएगा। चलिए खड़ा होइए, A1 खड़ा होइए। A1 का वैल्यू कितना है, समीकरण मान के लिए मेरा पहला है और ये समीकरण क्या है, चलिए A1 का वैल्यू बोलिए तो बाबू कितना है 5, वेरी गुड। A2 का जोर से बोलिए, सुनते नहीं है। फिर B1 का, वेरी गुड। B2 का, C1 का, C2 का, वेरी गुड। अब आपको चल बैठिए, अब आपको क्या करना है, जब ये लिख दिए, ये लिखा गया तो कुछ करना है, खाली क्या करना है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 करेंगे, अपने आप वो आ जाएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है, जैसा आना होगा वो आ जाएगा। केवल वैल्यू रखिए, 5 बटा कितना बराबर माइनस 4 बटा कितना बराबर 8 बटा कितना। देखिए इसमें कुछ कट रहा था, काट लीजिएगा पहले, दूधनी द्वितीया 5 बटा कितना 7 बराबर माइनस 2 बटा बराबर 8 बटा कितना माइनस 9 आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसमें आपको अपने नजर आ जाएगा कि ये 5 बटा 7 है, ये माइनस 2 बटा बराबर हुआ है ना। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, यानी क्या नोट इक्वल बनाएंगे, यानी जितना यदि इक्वल तो तब ना होता कि जब 5 बटा 7 ये है तो 5 बटा 7 ये भी होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब क्या, पहला कंडीशन कट गया, नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल हो जाता है तो ये किसका है बच्चों, प्रति, नहीं दिक्कत है कोई दिक्कत,